यूं तो स्टॉक मार्केट में लाखों लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन बहुत चंद लोग ही ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसा मकाम हासिल कर जाते हैं जिससे दूसरों को प्रेरणा मिले और इंस्पिरेशन मिले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राकेश झुनझुनवाला जी की, जिन्हें वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया, ओरेकल ऑफ इंडिया या फिर बिग बुल के नाम से जाना जाता है। ऐसा कोई शख्स नहीं होगा स्टॉक मार्केट में, चाहे उसकी उम्र जो भी हो, जिसने राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में सुन नहीं रखा है। वो अपने आप को बड़े फक्र से कहते थे कि हम एक ट्रेडर, और ट्रेडर के बाद वो इन्वेस्टर बने और उन्होंने एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट किया सिर्फ अपने परसेप्शन, अपने कॉन्फिडेंस, अपने विल और अपने लॉजिक के बूते। तो हमारी ये आज की सीरीज उन्हीं को श्रद्धांजलि है जिन्होंने लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन का काम किया, जिसमें हमारे सब्सक्राइबर्स और वो लोग जो स्टॉक मार्केट में अभी नए जुड़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद ही, मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता हूँ कि शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो उनके बारे में नहीं जानता हो, बट फिर भी हमारी कोशिश है कि हम राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में एक जानकारी आपके सामने पेश करें। जी हाँ, राकेश झुनझुनवाला जी, जिन्होंने अपनी जर्नी एक बड़े हम्बल तरीके से, एक छोटे तरीके से शुरू की थी, और उन्होंने इस तरीके से अपने इस मकाम पे पहुंचे जहां पर कि लोग सोचने लगे और उनको फॉलो करने लगे कि राकेश जी किस शेयर में खरीदते हैं, किस शेयर को इन्वेस्ट करते हैं। इवन आज भी लोग ढूंढते हैं और देखते हैं कि राकेश झुनझुनवाला जी की पोर्टफोलियो में से कौन सा शेयर एग्जिट हुआ और कौन सा शेयर एंटर हुआ, ताकि वो उसको फॉलो कर सकें, कॉपी कर सकें। यहाँ इनका जन्म जो है 5 जुलाई 1960 को हुआ था मुंबई में, और ये जो है एकदम साधारण एक कॉमन मैन के बहुत बड़े वेल्थ क्रिएटर बनने की एक बड़ी अच्छी कहानी इनकी ज़िंदगी है। इनकी पूरी ज़िंदगी ही एक वो कहानी है जिससे ये सिद्ध होता है कि एक साधारण व्यक्ति भी बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। इनका जन्म, चूंकि ये बिलोंग करते थे झुंझुनू राजस्थान से, बेसिकली ये झुंझुनू राजस्थान से थे इनकी फैमिली, इसीलिए इनका टाइटल जो है वो झुनझुनवाला हुआ करता था। ये राजस्थान की मारवाड़ी फैमिली से थे, और ये इनका बचपन की इनकी तस्वीरें हैं। ये देखिए छोटे से राकेश झुनझुनवाला जी। इनके पिता जो हैं वो मुंबई में, उस समय बॉम्बे हुआ करता था, बॉम्बे में इनकम टैक्स कमिश्नर थे श्री राधे श्याम जी झुनझुनवाला। ठीक है। स्टॉक मार्केट की जर्नी जो है इनकी यहीं से शुरू हुई, इनके पिताजी से ही शुरू हुई। इनके पिताजी कभी शाम को जब अपने दोस्तों के साथ बैठा करते थे तो वो स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते थे, और वहीं से राकेश जी ने स्टॉक मार्केट के बारे में पहली बार सुना और अपने पिताजी से पूछा कि ये स्टॉक मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे कैसे होती है। उस पर उनके पिताजी ने, राधे श्याम जी ने कहा कि तुम पेपर पढ़ो और उसमें देखो कि अगर एक शेयर के बारे में कोई न्यूज़ आई है तो अगले दिन उसके प्राइस में चेंज होना चाहिए। यही वो शब्द हैं, यही वो ज्ञान है जिससे राकेश जी को एक बहुत, उस समय के हिसाब से बहुत एक बड़ी प्रेरणा मिली, और उनका इंटरेस्ट तो था ही कहीं ना कहीं, वो एक इंस्टिंक्ट, नेचुरल इंस्टिंक्ट था मेरे ख्याल से, और वो इस गाइडेंस ने उनके लिए बहुत बड़ा काम किया, और वो उस पर पूरे के पूरी तरीके से जो है स्टॉक मार्केट को लेकर के पैशनेट हो गए, इंटरेस्टेड हो गए, और इस चीज़ को फॉलो करने लगे, और स्टॉक मार्केट के बारे में जानने के लिए न्यूज़ होगा, जितने और भी चीज़ें मिल सकती थी वो पढ़ने लगे। इन्होंने अपनी, जो कि वो जिस फैमिली से थे वहाँ पर कॉमर्स का बहुत ज़्यादा था, इनके बड़े भाई भी कॉमर्स के स्टूडेंट थे, तो इन्होंने सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स मुंबई से बीकॉम किया था। इन्होंने बीकॉम कंप्लीट करने के बाद इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स ज्वाइन किया, CA ICI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। चूँकि इनके बड़े भाई भी ऑलरेडी वो CA थे तो उन्होंने CA का कोर्स ज्वाइन किया और वो CA बन गए 1985 में। अब 1985 में CA बनने के बाद नॉर्मली क्या होता है कि बड़े भाई की प्रैक्टिस है तो ये भी उनकी प्रैक्टिस ज्वाइन करते, लेकिन ऐसा नहीं था। इनका मन स्टॉक मार्केट में लगा हुआ था और इन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि मैं स्टॉक मार्केट में ज्वाइन करना चाहता हूँ, स्टॉक मार्केट को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो उनके पिताजी का एक स्टेटमेंट था कि ठीक है, तुम स्टॉक मार्केट तो ज्वाइन कर सकते हो,
लेकिन तुम्हें मैं 1 रुपया नहीं दूंगा और न ही तुम्हें मैं फैमिली से उधार लेने दूंगा। उसके बाद तुम अपने खुद की इनकम कमाओ और उससे तुम जो करना चाहो स्टॉक मार्केट में कर लो। जी हाँ, ये उन दिनों की बात है जब स्टॉक मार्केट में बहुत से लोग ट्रेड नहीं किया करते थे, इन्वेस्ट नहीं किया करते थे, क्योंकि मोस्टली स्टॉक मार्केट को जुआ या सट्टा ही समझा जाता था। उन दिनों गैम्बलिंग का अड्डा समझा जाता था। आज भी कोई बहुत स्थिति नहीं बदली है, लेकिन हाँ फिर भी पहले के नाते आज अवेयरनेस ज़्यादा हुई है, ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट के प्रति प्रेरित हुए हैं। लेकिन ये उन दिनों की बात है 1985 में। अब जब उन्होंने ये कह दिया तो उन्होंने साथ में एक और बात कही कि चलो ठीक है, तुम कर लो स्टॉक मार्केट का काम, अगर कुछ नहीं कर पाए तो सीए तो तुम हो ही, तुम्हारी अब प्रैक्टिस से कुछ ना कुछ तुम कर लोगे। तो वो उनका एक तरीके से कहें तो एक ऑल्टरनेटिव, एक बैकअप प्लान था कि अगर स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं कर पाओगे, ये इनके पिताजी ने उनको आश्वासन दिया था कि चलो कर लो। अब उसके बाद उन्होंने शुरुआत की 5,000 के कैपिटल से। अब देखिए 1985 में 5,000 का कैपिटल बहुत बड़ा नहीं तो बहुत छोटा अमाउंट भी नहीं होता था। 1985 की बात है ये, ठीक है। उस समय 5,000 में कई लोगों के घर चल जाते थे महीने भर के, बट वो कैपिटल उन्होंने लिया और वहां से उन्होंने शुरुआत की और वही उनकी जर्नी की शुरुआत हुई 1985, ठीक है। 1985 में जब देखिए उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट शुरू किया तो आप ध्यान से देखिए सेंसेक्स, ये सेंसेक्स का चार्ट है, सेंसेक्स 250 पे हुआ करता था। यहां पर देखें ये 250 पे हुआ करता था 1985 में, और यहां पे राकेश झुनझुनवाला ने जो है ये ट्रेडिंग स्टार्ट की। आज सेंसेक्स 60,000 के ऊपर है। तो अभी एकदम कह सकते हैं कि 80 के कुछ समय पहले ही सेंसेक्स की शुरुआत हुई थी। 5 साल के बाद वो बहुत सही समय पर एकदम मतलब बिगिनिंग ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट वो एंटर कर चुके थे। ये उन्हीं दिनों की बात है, इन्हीं के समय 1985 के साथ साथ इसी समय एक और शख्स जो बड़ा फेमस और ओरिजिनल बिग बुल था, हर्षद मेहता, उसने भी कदम रखा था और मार्केट में खलबली मचने वाली थी। अब इनकी बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया कि अब इन्होंने 5,000 से कुछ कुछ करना तो शुरू किया, लेकिन 5,000 रुपए से कुछ ज़्यादा रिटर्न आता नहीं था, कुछ ज़्यादा होता नहीं था। इनको और कैपिटल चाहिए था। इनको समझ में आ गया कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें पैसे से पैसा बनता है, कम पैसे से बहुत ज़्यादा रिटर्न बनेगा नहीं। क्योंकि परसेंटेज के टर्म्स में अगर आप 10,000 का 10% कमाते हैं तो 1,000 रुपये होता है, लेकिन अगर 10 लाख का 10% कमाते हैं तो 1,00,000 रुपये होता है। परसेंटेज सेम है लेकिन अमाउंट से बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। 1,00,000 रुपये अगर आपने कमाया तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर 1,000 रुपये कमाया तो बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। तो ये वो बिजनेस है जहां पर पैसे से ही पैसा बनता है, ये वो समझ गए। उस समय उनको कैपिटल चाहिए थी। पिताजी ने साफ साफ मना कर दिया था कि कैपिटल नहीं मिलेगी तुम्हें मुझसे, ठीक है, और नहीं मुझसे कोई तरीके की हेल्प मांगने आना। तो अब ये जाए तो जाए कहाँ? ये गए अपने बड़े भाई के पास, राजेश झुनझुनवाला जी। हाँ, ये राजेश झुनझुनवाला जी उस समय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और कहते हैं ना बड़े भाई का हाथ कभी कभी बहुत अच्छा काम कर जाता है। तो ये जो है जब बड़ा भाई हेल्प करता है तो बड़ी अच्छी हेल्प हो जाती है। तो ये उन्होंने उनकी चीज़ को समझा और कहा कोई बात नहीं, पिताजी नहीं देंगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूं। मेरे पास एक क्लाइंट है, ठीक है, एक लेडी थी क्लाइंट उनके पास, और वो उनका अकाउंट वगैरह देखते थे और उनके पास सरप्लस पैसे पड़े हुए थे जो कि वो चाहती थी कि थोड़ा सा उनको बैंक से, उस समय बैंक में 10% की एफडी हुआ करती थी, तो वो चाहती थी कि ठीक है मुझे ठीक ठाक रिटर्न मिल जाए। राकेश जी ने उनको अप्रोच किया राजेश जी के रेफरेंस से, और उनको कहा कि आपको एफडी से 10% का रिटर्न मिलता है, मैं आपको मार्केट से ज़्यादा रिटर्न कमा करके दूंगा, फिक्स रिटर्न आपको दूंगा। और वो लेडी कहती, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मुझे एफडी से थोड़ा भी ज़्यादा मिलता है तो मुझे कोई बात नहीं है, तुम ये पैसे ले लो। वहाँ से उन्होंने 2.5 लाख रुपए ले ली। ये पहले उनकी पब्लिक मनी। स्टॉक मार्केट में जैसा कि हम जानते हैं बहुत से लोगों ने पब्लिक मनी के साथ काम किया है, पब्लिक मनी लेकर के काम किया। तो 2.5 लाख रुपए जो है उन्होंने कहा, और उन्होंने कमिट किया कि मैं आपको 18% का रिटर्न दूंगा, 18% रिटर्न, जो कि एफडी में आपको 10% मिलता है, मैं आपको 18% रिटर्न दूंगा एनुअली। और वहां से उन्होंने 2.5 लाख रुपए ले लिए। उसके अलावा उन्होंने फिर इसी रेफरेंस के थ्रू 5 लाख रुपए और ले लिए। इस तरीके से उनके पास 7.5 लाख रुपए की कैपिटल, इनिशियल कैपिटल खड़ी हो गई। अब उन्होंने पहला जो ब्रेक थ्रू उनका हुआ, अब वो ये करें तो क्या, अब उनके पास आइडिया था। पहला ब्रेक थ्रू टाटा टी। जी हाँ, टाटा
ग्लोबल बीवरेज या फिर आज जो टाटा कंज्यूमर के नाम से जो जाना था ना, तो वो जो है उस समय टाटा टी के शेयर चलते थे और टाटा टी में उन्होंने पहला इन्वेस्टमेंट किया, 5,000 शेयर लिए 43 के भाव से। देख रहे हैं ये 43, यहां पर 43 के भाव से 5,000 के शेयर लिए और वो शेयर 3 गुना होकर के यानी 300% का रिटर्न देके 143 पे उन्होंने सेल किया 3 महीने के अंदर। तो 3 महीने के अंदर उन्होंने 43 का 143 पे सेल किया, 51,000 का प्रॉफिट, 51,000 का प्रॉफिट उनको इन्वेस्टमेंट में मिला, 300% रिटर्न। तो ये पहला उनका, कह लीजिए कि पहली उनकी जो गेन थी, फर्स्ट मल्टी बैगर कह लीजिए, क्योंकि वो लगभग 3 गुना होकर के गया। तो पहला ट्रेड उन्होंने मल्टी बैगर से किया और वहां से उनको बहुत ढेर सारा एक्साइटमेंट भी आया और उसके बाद ढेर सारा उनको कॉन्फिडेंस भी आया कि नहीं, ये जो है मैं इसको बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूं। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया कि अब इसके बाद उन्होंने 86 से 89 के बीच में टाटा पावर में उन्होंने 20 लाख रुपए लगाए। कहां पे? 600 रुपए के भाव पे। और उसके बाद वो कहां तक पहुंचे? 1200 रुपए पे जाकर उन्होंने बेचा 100% गेन के साथ। लगभग उनकी कैपिटल उस समय तक टोटल 55 लाख के आसपास हो चुकी थी। तो अच्छा रिटर्न उन्होंने कमाया और बहुत बढ़िया। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया? अगेन उन्होंने पहला बहुत बड़ा बेट लिया। अब यहां करते करते उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ चुका था और पहला बेट उन्होंने उठाया सेसा गोवा। उन दिनों सेसा गोवा था और सेसा गोवा बहुत गिर चुका था। मिनरल वगैरह की जो है बहुत उस समय कुछ शॉर्टेज वगैरह हुई, तो उनको समझ में आ गया कि सेसा गोवा जो है मिनरल की शॉर्टेज होगी तो सेसा गोवा के शेयर भागेंगे। और उन्होंने सेसा गोवा में 60-65 के ऊपर में 4 लाख शेयर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से उठा लिए। 1 करोड़ का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट उठाया था उन्होंने, लगभग 1 करोड़ वैल्यू का। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट सेल किए 150 से 175 पे और उसके बाद वो शेयर कहां तक पहुंचा? 2200 तक गया। जब ये ट्रेड खत्म हुआ उनकी वैल्यू लगभग 2 से 2.5 करोड़ हो चुकी थी। अब वो एक स्टेब्लिश्ड ट्रेडर, एक स्टेब्लिश्ड ट्रेंड ट्रेडर बन चुके थे। जी हां, आप ध्यान दीजिएगा, उनकी स्टाइल थी ट्रेंड फॉलोइंग की। वो एक ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेंड ट्रेडर थे और शॉर्ट टर्म करते थे, स्विंग ट्रेड करते थे, जिसको आज कहते हैं स्विंग ट्रेड। वो स्विंग ट्रेड करते थे। उसके बाद तब तक उनका सर्कल भी काफी अच्छा हो चुका था और उनको दलाल स्ट्रीट में लोग जानने पहचानने भी लगे थे। 89 में एक बड़ा अच्छा इवेंट उनके सामने आया, बजट। 89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की गवर्नमेंट बनी, वीपी सिंह की गवर्नमेंट बनी और मधुर दंडवते जी ने बजट पेश करना शुरू किया। पूरे मार्केट को आशा थी कि ये बजट जो है वो सोशलिस्ट बजट होगा और ये बिजनेस और इंडस्ट्री के अगेंस्ट होगा, तो पूरा मार्केट बेयरिश था। अब राकेश जी को कैसे ये इंट्यूशन आया और कहां से आया, इसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमें उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन ये बड़े श्योर थे कि नहीं, ये मार्केट जो है इंडस्ट्री के फेवर, ये बजट जो है इंडस्ट्री के फेवर में रहेगा। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने लिवरेज पोजीशन मार्केट में उठा रखी थी। बजट के पहले बहुत ह्यूज पोजीशन उठा रखी थी। और जब बजट का प्रेजेंटेशन शुरू हुआ तो बजट पूरा मार्केट के फेवर में आया। और जब बजट कंप्लीट हुआ, 1 दिन के अंदर इनकी नेटवर्थ बजट के पहले, अब इसे समझ लीजिए, बजट के पहले नेटवर्थ इनकी 2 से 2.5 करोड़ रुपए के आसपास हुआ करती थी। बजट के बाद इनकी जो नेटवर्थ है वो 40 करोड़ से अब चली गई। 1 दिन के अंदर में मोर देन 35 करोड़ का गेन। जी हां, ये वो सबसे बड़ा बिग बूस्ट था इनकी लाइफ में, जिसने इनको एकदम अलग ही टेरिटरी में डाल दिया। एक अलग ही, कहते हैं ना, एक अलग ही लेवल पर उनको पहुंचा दिया। अब वहां से वो बहुत एक प्रोमिनेंट ट्रेडर एस्टेब्लिश हो चुके थे। लेकिन ये हमेशा ही बुल नहीं रहे। ये समय था बेयर फेज का, जब बेयर गैंग एक्टिव था हर्षद मेहता के अगेंस्ट में। तो उस समय
1992 में ये मनु मानिक के साथ, और मैं आपको बता दूं ये मनु मानिक की आपने स्कैम 92 सीरीज में देखी होगी फोटो, बट ये फोटो आप जो बगल में दिख रही है मनु मानिक कोबरा ऑफ द दलाल स्ट्रीट, ये एक्चुअल ओरिजिनल फोटो है मनु मानिक की, और शायद ये एक ही फोटो अवेलेबल है, इसके अलावा कोई फोटो जनरली दिखती नहीं है इनकी। तो जो रियल मनु मानिक है वो मनु मानिक द कोबरा ऑफ दलाल स्ट्रीट, ये जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो है मनु मानिक, ठीक है। तो ये मनु मानिक उन दिनों जो बेयर गैंग के लीडर थे और वो शॉर्ट करते थे, और उसके बाद उनके उनके जो फॉलोअर्स थे वो उनको फॉलो करते थे, जिनमें कि राधा किशन दमानी और राकेश झुंझुनवाला जी दोनों लोग थे। जब 92 का स्कैम हुआ और 92 के स्कैम के बाद, उन दिनों जब 92 के स्कैम में जब ये क्या करते थे, जब ये बेयर मार्केट में के पार्ट हुआ करते थे, तो उस समय हर्षद मेहता की वजह से इन लोगों को बहुत ह्यूज लॉस हो चुका था, और अगर 92 स्कैम के बाद मार्केट फॉल नहीं हुआ होता तो शायद इनकी कंडीशन बहुत गड़बड़ हो जाती। लेकिन 92 में स्कैम डिस्क्लोज हुआ, अब इसको स्कैम कहिए चाहे जो कहिए वो एक अलग मैटर है, लेकिन वहां से जो फॉल शुरू हुआ उसमें इन्होंने खूब प्रॉफिट कमाया, खूब प्रॉफिट कमाया। सुजिता जलाल ने रिपोर्ट की थी उस स्कैम को, और उसके बाद मार्केट क्रैश हुआ और इन लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। इनके ही शब्दों में कि मतलब ये रोज बेचते थे, मार्केट खुलता था बेचते थे, शाम को सौदा काटते थे, मार्केट खुलता था बेचते थे, शाम को सौदा काटते थे, और उन्होंने बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया। तो ये एक रियल ट्रेडर की निशानी होती है कि वो लॉन्ग भी प्ले करता है और शॉर्ट भी प्ले करता है, और इस तरीके से इन्होंने दोनों तरफ से प्ले करके अच्छा पैसा मार्केट में कमाया। इनका अगला बेट, अब तक आप समझ गए होंगे कि इनकी पहली बेट टाटा टी, दूसरी बेट टाटा पावर, इनको टाटा के शेयरों से लगाव हो चुका था। वो समझ चुके थे कि जो टाटा ग्रुप है वो रियल में नेशन बिल्डर है और उससे रियल वेल्थ बनाई जा सकती है, और इसका उन्होंने एग्जाम्पल फिर उन्होंने प्रूव किया टाइटन के शेयर खरीद करके, जब वो 3 रुपए के आसपास, आप देखिए यहाँ पे, जब वो 3 रुपए के आसपास, इस जगह पे जब वो 3 रुपए के आसपास हुआ करते थे यहां पर, और आप देखें यहां पर ध्यान से, ये मैंने चार्ट बनाया हुआ है, ये मंथली चार्ट है, एक ट्रेंड ये फॉलोइंग ट्रेंड में था, जब इसने फॉलोइंग ट्रेंड को ब्रीच किया है वहां पे इन्होंने इस जगह पे बाय किया। एग्जैक्टली इन्होंने एक टेक्निकल इंडिकेटर जो है ना, ट्रेंड रिवर्सल का कॉन्सेप्ट यूज किया यहां पे, कि जब ये फॉलोइंग ट्रेंड में था, फॉलोइंग लाइन, ट्रेंड लाइन यहां चल रही थी, और फॉलोइंग ट्रेंड लाइन जब यहां ब्रीच हुई, इस जगह पे जब ये 3 रुपए के आसपास आई, यहां पे इन्होंने एंट्री ली इस सर्कल के पास, और वहां पर उन्होंने ह्यूज अमाउंट बाय किया, बहुत ही अच्छा अमाउंट उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया, और वो शेयर कहां तक गया आप देखिए, ये उनके मतलब ये मार्च तक की मैं फिगर बता रहा हूं, मैक्सिमम इसकी हाइट गई थी 2800 गया था, जहां पे 90,000%, मतलब वॉपिंग। और ये वो एक इन्वेस्टमेंट है जिसने इनको बिलियनर बना दिया। लास्ट इस केवल इस एक उनकी मार्केट में लगभग 36 to 40,000 करोड़ की जो पोर्टफोलियो है उसमें से 11,000 करोड़ केवल और केवल टाइटन है, और इन्होंने टाइटन को होल्ड किए रखा। तो ये एक और चीज इनसे सीखने को मिलती है कि ये लॉन्ग टर्म, जो जब तक स्टोरी बरकरार है कंपनी की तब तक वो होल्ड करके बैठने का इनके अंदर बूता भी था। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब ये ऑलरेडी मार्केट में बिग बुल स्टेब्लिश हो चुके थे। अब इन्हें वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया, किंग ऑफ बुल मार्केट, बिग बुल, अब इन्हें जाना जाने लगा था, क्योंकि हर्षद मेहता के वॉइड के बाद, हर्षद मेहता को बिग बुल कहते थे, बट 92 के बाद बिग बुल की जो संज्ञा थी, बिग बुल की जो उपाधि थी, वो इन्हें ही मिली। अब इसके बाद घर की बात करें इनके, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी इनके घर को लेकर के है। देखिए ये रेजवे अपार्टमेंट है मुंबई में, इन्होंने घर खरीदने का सोचा और इनको ये प्रॉपर्टी पसंद आई, उनको जहाँ पे रहते थे उस अपार्टमेंट में बहुत और भी लोग रहते थे, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, अब मुझे पूरा का पूरा अपार्टमेंट ही खरीदना है, पूरा मुझे अपना घर बनाना है और बड़े प्राइम लोकेशन में बनाना है। उनको मलाबार एरिया में ही चाहिए था। तो वहाँ पे उन्होंने देखा है बैंक की प्रॉपर्टी, जहाँ रहते थे उससे थोड़ी दूर ही उनको बैंक की प्रॉपर्टी मिली, और इस प्रॉपर्टी ये देखिए, ये 14 इसमें अपार्टमेंट्स थे, रेजवे अपार्टमेंट, और ये
दो बैंकों ने इसके ओन किया हुआ था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने और HSBC ने। इन्होंने क्या किया कि एक साथ 6 फ्लैट पहले ही खरीद लिए, 7 फ्लैट्स उन्होंने 176 करोड़ देकर के इसके खरीद लिए। और उसके बाद बाकी बचे हुए फ्लैट जो हैं उन्होंने 2017 में 195 करोड़ में HSBC से खरीद लिया। और खरीदने के बाद उन्होंने क्या किया, खरीदने के बाद उसको पूरा का पूरा रेज कर दिया, हटा दिया, और फिर अपना एक फ्रेश हाउस कंस्ट्रक्शन शुरू किया। ये दुर्भाग्य की बात है कि अभी भी एट प्रेजेंट भी वो कंस्ट्रक्शन फेज में ही है और वो पूरा बन नहीं पाया, उसमें वो शायद रह नहीं पाए, लेकिन ये उनका एक सपना था। वो एक बड़े अच्छे ट्रेडर थे। एज अ ट्रेडर वो क्या थे, शॉर्ट टर्म ट्रेडर थे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी बने। उन्होंने ट्रेडिंग से खूब पैसा कमाया और इन्वेस्टिंग में भी उसको लगाया। ये एक ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर थे, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडर थे। इवेंट ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, इवेंट ट्रेडिंग बहुत से लोग होते हैं, देखिए जनरली कहा जाता है कि मार्केट में जब बहुत बड़ा इवेंट आए तो आप ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए, बट ये कमिटमेंट के साथ इवेंट में ट्रेड करते थे। और वो 89 वाला इवेंट ट्रेडिंग का एग्जांपल था जिसमें उन्होंने ह्यूज मोर देन 35 करोड़ इन वन डे बनाया। तो सीधी सी बात है कि अगर आपका कन्विक्शन अच्छा है, अगर आपका डायरेक्शन अच्छा है, अगर आपके पास नॉलेज परसेप्शन अच्छा है, तो आप उस पर रिस्क ले सकते हैं। और रिस्क टेकर ये थे, और एक ट्रेडर के लिए रिस्क टेकर होना बहुत जरूरी है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इसके साथ साथ एक बड़े अच्छे इन्वेस्टर भी रहे। टाइटन में पैसा लगाने के बाद इन्होंने उसको कभी बेचा नहीं, बहुत लंबे समय तक उसे होल्ड करके बैठे रहे, और जिससे उसकी कैपिटल मल्टीफोल्ड हो गई, बहुत ज्यादा इजाफा आया उससे। टेक्निकल एनालिसिस पूरा पूरा यूज करते थे, और वो कहते भी थे कि मेरे ट्रेडिंग के जो ट्रेड्स हैं वो मुझे इन्वेस्टिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। हाँ, ये एक अलग एग्जांपल है। एक बार किसी ने इनसे पूछा, मजाकिया अंदाज में इन्होंने कहा था, जब किसी ने पूछा कि भाई आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक साथ कैसे कर लेते हैं, तो इन्होंने कहा था कि भाई ट्रेडिंग आपकी गर्लफ्रेंड है और इन्वेस्टिंग आपकी वाइफ है। तो लोगों ने कहा भी उसको कैसे मैनेज करते हो, तो इन्होंने एक मजाकिया अंदाज में कहा था कि आप उन दोनों को सेपरेट रखो, मिक्स मत करो, एक दूसरे से मिलने मत दो, तब तक आप सेफ हो। तो ये एक मजाकिया अंदाज में उन्होंने, लेकिन ये बहुत क्लियर बात कही थी कि जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आप प्योरली ट्रेडिंग करो, जब आप इन्वेस्टिंग करते हो तो प्योरली इन्वेस्टिंग करो, मिक्स मत करो दोनों को। और ये हम भी जानते हैं, इंडिया में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो ट्रेडिंग से शुरू करते हैं, पोजीशन जब उनके अगेंस्ट हो जाती है तो फिर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं। बहुत क्रूड शब्दों में, बड़े ही कहें मोटे शब्दों में, लेकिन बहुत क्लियर आइडिया राकेश जी के माइंड में हमेशा रहता था, और वो उसको एक्सप्रेस भी बहुत ही क्रूड तरीके से, बड़े ही मतलब कहें कि मोटे शब्दों में कह देते, बहुत कोई जार्गन और सोफिस्टिकेटेड भाषा में वो नहीं कहा करते थे, बड़े सिंपल वर्ड्स में जिसको कि हर कोई समझ ले, ये बात करते थे। हमेशा ये कहते थे कि रिस्क उतना ही ले सको जितना तुम्हारी क्षमता हो बेयर कर पाने की, और मार्केट में बिना रिस्क लिए तुम पैसा नहीं बना सकते। और ये क्या करते थे, कंट्रेरियन, ये बहुत भागे हुए शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करते थे। वो शेयर्स जो गिर करके रिवर्सल में जाते थे वहां ये काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होते थे, और वहां सस्ता खरीद करके और लॉन्ग टर्म होल्ड करके उनमें प्रॉफिट बुक करते थे। इनको लेकर के कंट्रोवर्सी भी थी कि एक इनसाइडर ट्रेडिंग की भी एक इनके ऊपर पेनल्टी लगी थी, जिसमें करीब 35 करोड़ की इनकी पेनल्टी लगी एपटेक के शेयर्स में ट्रेड करने की वजह से। बट वो मैटर जो है वो वहीं का वहीं रिजॉल्व हो गया पेनल्टी दे करके। अब इनका फिल्मों में भी बड़ा इंटरेस्ट था। राकेश जी ने इंग्लिश, शमिताभ और की इनका तीनों पिक्चरों को जो है वो फाइनेंस किया था, उसके वो प्रोड्यूसर रहे थे। फिलेंथ्रोपी में, सोशल सर्विस में भी इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, बल्कि लास्ट में इन्होंने सोच भी लिया था कि मेरी जो डिविडेंड इनकम है उसका 25% मैं पूरा का पूरा डोनेट कर दूंगा। और उनकी जो ये फेमस जो ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने वो इन्वेस्ट करते थे, अगस्ता इंटरनेशनल, अशोका यूनिवर्सिटी, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट, और ये एक फ्रेंड ऑफ ट्राइबल सोसाइटी। और मैं आपको बता दूं, ये फ्रेंड ऑफ ट्राइबल सोसाइटी के बारे में मैं खुद इससे जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे पर्सनली पता है कि राकेश जी इसमें बहुत अच्छा डोनेशन दिया करते थे। इवन जो मेरे स्टूडेंट्स और मेरे जो हैं, जो मेरे यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने मेरे साथ काम किया हुआ है, जो मेरे अंडर में ट्रेनिंग किए हुए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, आर्टिकलशिप जिन्होंने किया हुआ है, उन्हें पता है कि मैं FTS से और फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ हूँ। और
उनको भी काफ़ी चीज़ें इसके बारे में आइडिया है कि एफटीएस क्या क्या करती है, और ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, ये पर्सनली मैं वाउच कर सकता हूँ इसके बारे में। 2021 में उन्होंने आकाशा, ये हम सब जानते हैं, आकाशा एयरलाइंस लॉन्च की 2021 में। और जब ये एक एयरलाइंस लॉन्च की गई तो उनसे पूछा गया कि देखिए, मिलियनेयर बनने का सबसे आसान तरीका है कि पहले आप बिलियनेयर बनिए और फिर एक एयरलाइंस लॉन्च कर दीजिए। तो कहने का मतलब है कि जनरली एविएशन बिजनेस में जो जाता है वो बहुत ह्यूज लॉस इनकर करता है, क्योंकि बहुत ही कैश ईटिंग बिजनेस है, कैश बर्निंग बिजनेस है ये। लेकिन राकेश जी बड़े क्लियर थे कि नहीं, मुझे पता है, मैं एक ट्रेडर आदमी हूँ, मेरे पास स्टॉप लॉस कॉन्सेप्ट है, तो मेरे पास इसका स्टॉप लॉस है, मेरे पास इसका प्रोविजन है कि मैं इस बिजनेस के लॉस को कहां तक बेयर कर सकता हूं। और उनका हमेशा विश्वास रहा है कि इंडिया में अभी एविएशन सेक्टर बहुत बूस्ट करेगा, बशर्ते वो सही तरीके से शुरू किया जाए। अब उनकी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि सब फॉलो करते हैं। लास्ट जून क्वार्टर के एंडिंग में इनकी ये इन्वेस्टमेंट रही है करीब 36,000 करोड़ की, जिसमें देखिए सबसे बड़ा स्टेक जो है वो टाइटन कंपनी का है, जिसमें 4% का स्टेक इनके पास है। मैं केवल इनकी बात कर रहा हूं, ये अपना जो खुद का पैसा इन्वेस्ट करते थे, खुद का पैसा मैनेज करते थे रेयर एंटरप्राइज के नाम से। रेखा इनकी वाइफ का नाम था और ये इनका नाम राकेश। तो राकेश और रेखा दोनों मिला के RARE रेयर एंटरप्राइज इनकी थी, और वो उसके थ्रू मैनेज करते थे। इन्वेस्टमेंट वो अपने नाम पे भी किया करते थे, अपनी वाइफ के भी नाम पे भी किया करते थे। ये जो होल्डिंग है केवल राकेश जी की होल्डिंग है, रेखा जी की होल्डिंग वो अलग है, उनके पास भी अपना पोर्टफोलियो है, बट मेजर पोर्टफोलियो जो पब्लिक फॉलो करती है वो राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो की है। तो उसमें टाइटन कंपनी 4% के साथ आप देखिए, इसकी यहाँ पे वैल्यू 8,728 करोड़ की दिखा रहा है, ये जून क्वार्टर की है, बट जब लास्ट जोन की वैल्यू रही वो करीब 11,000 करोड़ की रही है। फिर स्टार हेल्थ अलाइड इंश्योरेंस उन्होंने लॉन्च किया था, इसमें 14% स्टेक इनका था। अभी पिछले समय उन्होंने टाटा मोटर में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, जिसने बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया। फिर फोर्टिस, क्रिसिल, फेडरल बैंक, ठीक है, टाटा मोटर्स में नज़ारा टेक्नोलॉजी इन्होंने लॉन्च किया। नज़ारा टेक्नोलॉजीज ने बहुत अच्छा इनको रिटर्न दिया और बहुत ह्यूज उसमें वैल्यूएशन भी उसमें उनकी इंक्रीज हुई। फिर रैलिस इंडिया, देखिए टाटा का फिर ये रैलिस इंडिया, टाटा मोटर, तो टाटा से इनका लगाव गया नहीं, टाटा के साथ ही काफ़ी जुड़े रहे। एस्कॉर्ट, करूर वैश्य बैंक, बैंकिंग सेक्टर में बड़े बुलिश रहे, तो उन्होंने करूर वैश्य बैंक को चूज़ किया। जुबिलेंट फार्मानोवा, नेशनल एल्युमिनियम, जुबिलेंट इंग्रेविया, एपटेक के बोर्ड मेंबर भी रहे, एग्रोटेक फूड, इस तरीके से बहुत से इन्होंने कंपनियों में जो है इन्वेस्ट किया, जिसमें मेजर जो है आप देख रहे हैं जो टॉप 10 है, टॉप 15 है, उसमें मेजर अमाउंट इन्वेस्टेड है। बाकी सारी चीज़ों ने, सारी जो है कंपनियों ने प्रॉफिट नहीं दिया, जैसे बिल केयर है या फिर और भी एनसीसी है, ये उन्होंने उनको बहुत ह्यूज प्रॉफिट नहीं दिया, कुछ एक लॉस में भी रही, लेकिन उसमें इनकी पोर्टफोलियो के हिसाब से करीब देखिए 11 करोड़ के आसपास बिल केयर में इन्वेस्टमेंट था, लेकिन इनकी पोर्टफोलियो के हिसाब से वो बहुत ही नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। जहाँ 40,000 करोड़ के कैपिटल की बात हो रही है, 40,000 करोड़ के पोर्टफोलियो की बात हो रही है, वहाँ अगर 11 करोड़ का कैपिटल अगर लॉस भी देता है तो वो कोई मतलब कितना अमाउंट होता है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपके जो विनर्स हों वो बड़े हों, लूजर्स हों वो छोटे हों, यू हैव टू विन बिग एंड लूज स्मॉल, ठीक। तो ये इनकी पोर्टफोलियो रही। अब इनका इन्वेस्टमेंट जैसे इन्होंने कई जियोजित फाइनेंशियल में भी किया हुआ है, इसमें भी किया हुआ है, लास्ट क्रिसिल के अंदर भी इनका इन्वेस्टमेंट था, स्टार हेल्थ और टाइटन हमने देख ही लिया। इनकी सिंपल से ट्रेडिंग फिलॉसफी की बात करते हैं ये कि रेस्पेक्ट द मार्केट, हैव एन ओपन माइंड, नो व्हाट टू स्टेक एंड हाउ, ठीक है, नो व्हेन टू टेक अ लॉस, बी रेस्पॉन्सिबल। ये 4 वर्ड्स जो हैं अपने आप में इनकी पूरी स्ट्रैटेजी बता देते हैं। आप ध्यान से देखिए, रेस्पेक्ट द मार्केट, मार्केट इज अल्टीमेट। जब नया ट्रेडर बाजार में आता है ना, तो उसको लगता है कि यार थोड़ा दिन अगर थोड़ा कुछ प्रॉफिट हो जाते हैं तो उसको लगता है बस अपोनिच भगवान है, लेकिन अल्टीमेटली जब वो मार्केट से मात खाता है तब समझ में आता है कि नहीं, जो एक प्रॉपर, जो कहते हैं ना, एक मजा हुआ ट्रेडर होता है, वो समझ जाता है कि नहीं भैया मार्केट अल्टीमेट है, मार्केट से फाइट मत करो। और ये बात इनके एक्सपीरियंस में, इनकी बातों में साफ दिखाई देता था कि मार्केट ही भगवान है। ओपन माइंड से काम करो, कोई एक ओपिनियन मत बनाओ, पता होना चाहिए आपका रिस्क कितना है, कब आपको रिस्क लेना है, और आप जो कर रहे हैं उसके लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये एक ट्रेडर के लिए परफेक्ट माइंडसेट है, ये परफेक्ट माइंडसेट है। उनका सबसे बड़ा विश्वास रहा इंडिया ग्रोथ स्टोरी में। इंडिया ग्रोथ स्टोरी में वो हमेशा से कहते थे, इवन एक इंटरव्यू में
मोतीलाल ओसवाल के रामदेव अग्रवाल जी ने कहा था कि भाई राकेश जी कहा करते थे कि रामदेव पैसा तो यहीं बनेगा, मतलब इंडिया। जब कई लोग जो है वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या कहते हैं कि नहीं हम यहां से बैठ के यूएस के शेयर्स में इन्वेस्ट किया करेंगे, राकेश जी के माइंड में ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं था। बोलते थे ना, ग्रोइंग कंट्री है इंडिया, जैसे ग्रोइंग स्टॉक में पैसा डालते हैं वैसे ग्रोइंग कंट्री है इंडिया। वो क्लियर थे कि ये कंट्री का फ्यूचर यहां से आगे बढ़ना ही बढ़ना है, इसलिए ग्रोथ इंडिया स्टोरी में उनका पूरा विश्वास था। और इंडिया को ग्रो करने वाले जो जितने भी हाउसेज हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम टाटा का था, उन्होंने ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया और उससे ह्यूज वेल्थ भी क्रिएट किया। तो ये इनका क्लियर विजडम था, एक क्लियर परसेप्शन था, शेयर सिंपल विजडम लेकिन क्लियर विजडम के साथ उन्होंने बहुत पैसे बनाए, बहुत अच्छे पैसे बनाए। इनके ऑफिस में गणेश जी की हमेशा बहुत ज़्यादा, वो देखिए कितने गणेश जी, जनरली ये लोग एक गणेश जी की मूर्ति रखते हैं, बट इनके ऑफिस में गणेश जी की ढेर सारी वो अपनी मूर्तियां रखा करते थे और बहुत उनको मानते भी थे। इस तरीके से उन्होंने बहुत ढेर सारा अपने विजडम से, अपने नॉलेज से कह लीजिए, अपने एक्सपीरियंस से, उनका जो एक अपना इंस्टिंक्ट था उससे कह लीजिए, उन्होंने ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट किया। और उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि हर वो आदमी अगर वो ठान ले और वो सही तरीके से अपने काम पे लग जाए तो वो स्टॉक मार्केट में अपना नाम बना सकता है। 14 अगस्त 2022 को राकेश जी हमारे बीच नहीं रहे। मॉर्निंग में उनको हार्ट अटैक आ गया और वो जो है उनका देहांत हो गया। जाने के साथ साथ वो एक और मैसेज दे के गए कि उन्होंने जीवन में के साथ में तो इंस्पिरेशन दिया ही, जाते जाते उन्होंने एक और इंस्पिरेशन दिया कि आप चाहे कितने भी बड़े ट्रेडर हों, चाहे कितने भी बड़े वेल्दी पर्सन हों, आपको अपनी हेल्थ पर जरूर ध्यान देना चाहिए। उनका ये असमय गुजरना एक बहुत बड़ा मैसेज देता है हम सबको कि आपको अपनी हेल्थ पर, एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, या आप चाहे जो कोई भी बिजनेस करें, आपको अपने हेल्थ को, क्योंकि हेल्थ सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। राकेश जी कहते भी थे, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था कि मेरा सबसे खराब इन्वेस्टमेंट मेरा हेल्थ है। वो बहुत बड़े फूडी थे, ड्रिंक भी किया करते थे और स्मोक भी किया करते थे, जिसका उनकी सेहत पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट रहा। और वो बहुत बड़ी वजह रही कि इनको बहुत जो है मल्टीपल वेट के साथ साथ डायबिटीज़ या फिर हार्ट की और किडनी की बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, जो कि लास्ट में मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर की वजह से इनकी डेथ का कारण बनी। तो उनका असमय जाना भी बहुत बड़ी एक हमें सीख देता है कि चाहे आप जो भी करें, अपने हेल्थ से आपको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं और ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपकी हेल्थ अफेक्ट हो। क्योंकि अगर हेल्थ है तभी आप वेल्थ को एंजॉय कर पाएंगे। और जैसा कहते हैं ना कि हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ, तो ये एक बहुत बड़ी सीख हमें मिलती है। और वैसे राकेश जी एक ट्रेडर भी रहे हमारे बीच हमेशा से, एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर और एज अ वेल्थ क्रिएटर तो हम उनको जानेंगे ही जानेंगे। वो एक इंस्पिरेशन के रूप में हमेशा और हमेशा स्टॉक मार्केट में जाने जाएंगे। और एक बात बहुत ही क्लियर है, आज चाहे भले ही राकेश जी स्वयं शरीर के साथ हमारे बीच ना रहे हों, लेकिन इंस्पिरेशन कभी भी नहीं जाती, इंस्पिरेशन कभी नहीं मरती। स्टॉक मार्केट में आने वाला हर आदमी भविष्य में भी राकेश झुनझुनवाला की ट्रेडिंग स्टाइल, उनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल को पढ़ेगा, समझेगा, जानेगा और फॉलो करने की और सीखने की कोशिश भी करेगा। तो वो हमेशा और हमेशा स्टॉक मार्केट के एक इंस्पिरेशन बने रहेंगे और उनकी जो एक थीम है, उनकी जो एक सोल है, वो हमेशा स्टॉक मार्केट और स्टॉक ट्रेडिंग में हमेशा हमारे बीच जिंदा रहेगी। इसी के साथ मैं अनिल राय आपका धन्यवाद करता हूं ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।